हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज हम डायरेक्ट टैक्स में एक टॉपिक ले रहे हैं विच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। ठीक है। अभी तक जो हमने फ्लो देखा, 5 हेड्स ऑफ इनकम देखे हमने। उसके बाद हमने देखा कि 5 हेड्स ऑफ इनकम में अगर आप क्लबिंग और सेट ऑफ का इफेक्ट दे देते हैं तो उसके बाद जो आता है इट इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम आने के बाद उसमें से हमें कुछ डिडक्शंस मिलते हैं। डिडक्शंस का मतलब वहां पे हमारा टैक्स सेविंग होने वाला है। वो टैक्स सेविंग होने के बाद जो आता है दैट इज टोटल इनकम, जिसके हम ऊपर फाइनली टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो जो ये जो सेविंग्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको बोलते हैं डिडक्शंस। इनकम टैक्स एक्ट का चैप्टर नंबर 6A है, जिसके अंदर ये सारे डिडक्शंस जो है वो उन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं। अब जो सेक्शन की सीरीज है वो 80A से लेके 80U तक जाती है, ये पूरा ब्लॉक है। इनमें से हम कुछ सेक्शंस यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात कर रहे हैं इन सारे सेक्शंस की जो डिडक्शंस में कवर हो रहे हैं, तो इनको मैं बेसिकली 2 पार्ट में बांट रहा हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक है इन्वेस्टमेंट बेस्ड, या फिर आप बोल सकते हो एक्सपेंडिचर बेस्ड डिडक्शन। आप पैसा इन्वेस्ट करो, पैसा खर्च करो पर्टिकुलर जगह पे, तो आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलेगा। दूसरा अगर दूसरा पार्ट ये है कि अगर आप इनकम अर्न करते हो प्रिस्क्राइब्ड सोर्सेज से, तो उस इनकम पे भी आपको डिडक्शन मिल सकता है। तो ये दोनों ऑप्शंस पॉसिबल है, इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शंस, एक्सपेंडिचर बेस्ड डिडक्शंस, और दूसरा इनकम बेस्ड डिडक्शंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग के जो सेक्शंस आपको मिलेंगे वहां पे ये बताया कि कहाँ कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करने से, कहाँ कहाँ पे पैसा खर्च करने से आपको टैक्स में सेविंग्स हो सकती है। ये क्यों जरूरी है? बिकॉज ये चीज देखी गई है कि एक सेविंग्स की हैबिट कल्टीवेट करना यंगस्टर्स में, अर्निंग पीपल में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उनको सेविंग्स की हैबिट नहीं होगी ना, तो फ्यूचर के बारे में सोचेंगे नहीं, फ्यूचर को बचाने की नहीं सोचेंगे कि भाई रिटायरमेंट होगी, एज हो जाएगी, इनकम कम हो जाएगी, तब पैसा कहाँ से लाएंगे। तो अभी सारा पैसा खर्च कर देंगे और बाद में उनके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए क्या होता है, कंपल्सरीली ये नेसेसरी हो जाता है कि सेविंग्स के लिए कहीं ना कहीं हैबिट कल्टीवेट करना स्टार्ट किया जाए। इसके लिए आपको गवर्नमेंट लालच देती है कि ये काम करो, हमारे बताए हुए फंड्स में इन्वेस्टमेंट करो, हम आपको इस पे टैक्स का डिडक्शन देंगे। तो इससे आप अपने आप टैक्स बचाने के लिए ही सही, लेकिन कम से कम अपने पैसे का एक हिस्सा इन्वेस्ट तो करोगे। तो वो बात यहाँ पे हो रही है। स्टार्टिंग में वही चीजें बताई जो मैं आपको बता रहा था। और भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे इनकम जो है, ऐसी इनकम जो एग्जेम्प्टेड है, टोटल इनकम का पार्ट नहीं है, वो ब्लॉक सेक्शन 10 से लेके सेक्शन 13 कैपिटल A में कवर होता है। वो भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन इस चैप्टर में उसका रेफरेंस नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब सेकेंड पेज से मैंने आपको यहाँ पे पूरा समरी दे रखा है। इस चैप्टर में जितने भी सेक्शंस हम पढ़ने वाले हैं ये उन सबका समरी है, तो वो तो हम पढ़ते पढ़ते पूरे सेक्शंस देख ही लेंगे। तो लास्ट डे पे अगर आपको क्विक रिवीजन करना हो तो ये समरी वाला जो टेबल है वो आपको बहुत ज्यादा काम आएगा, इतना ध्यान रखना। शुरू करते हैं। सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 80 कैपिटल C। डिडक्शंस के फॉर्म में हम यहाँ पे देख रहे हैं ऑन बेस्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। देखिए 80C का बेनिफिट मिलता है इंडिविजुअल्स को या फिर HUF को। ठीक है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसे हैं जहां पे डिडक्शन इंडिविजुअल और HUF दोनों क्लेम कर सकते हैं। कुछ डिडक्शन ऐसे हैं जहां पे बेनिफिट सिर्फ इंडिविजुअल्स को ही मिलता है। तो जैसे जैसे पॉइंट्स आएंगे उसमें मेंशन किया होगा कि दिस इन्वेस्टमेंट बेनिफिट इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स, दिस इन्वेस्टमेंट बेनिफिट इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स और HUF बोथ। ठीक है, मतलब दोनों में से कोई भी इन्वेस्ट करे वो इसका बेनिफिट ले सकता है। तो ऐसे अलग अलग पॉइंट्स हैं। मैक्सिमम डिडक्शन जो सेक्शन 80C में मिलता है इट इज अप टू ₹1,50,000 ओनली पर ईयर। ठीक है, तो एक साल में 80C में आप मैक्सिमम डिडक्शन एक रिटर्न ऑफ इनकम पे इंडिविजुअल या HUF 1,50,000 जितना आप क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पे 80C में पूरी लिस्ट है कि कौन कौन सी चीजें डिडक्शन में कवर होती हैं, उसकी पूरी लिस्ट दे रखी है। तो आपको उस लिस्ट के हिसाब से चलना होगा। ठीक है, और जितने भी डिडक्शंस की लिस्ट इसमें है सबको मिला के 1.5 लाख देखा जाता है। ठीक है, पर इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख नहीं है। सेक्शन 80C पे टोटल 1.5 लाख है, तो वैसे चलना है। सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के मामले में दिया है इट इज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। जरूरी है ना, लाइफ इंश्योरेंस होना जरूरी है। तो गवर्नमेंट भी चाहेगी कि आप इंश्योरेंस लें, और जो इंश्योरेंस लेगा उसका जो प्रीमियम वो भरेगा ईयरली, उस प्रीमियम का उसको यहाँ पे डिडक्शन क्लेम करने को मिलेगा। उतने अमाउंट पे उसका इनकम टैक्स नहीं लगेगा, तो सेविंग्स हो जाएंगी। ठीक है,
अब यहाँ पे कितना आप क्लेम कर सकते हैं प्रीमियम पे बेनिफिट, वो यहाँ पे बोला है कि अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन खुद के लिए, स्पाउस के लिए या अपने चाइल्ड के लिए, ठीक है, एक LIC पॉलिसी लेता है या फिर एक HUF के नाम से उसके किसी भी मेंबर के लिए LIC पॉलिसी ली जाती है, तो उस सिचुएशन में जितना भी वो इंश्योरेंस का प्रीमियम भरेगा उसके हिसाब से उसको कुछ ना कुछ डिडक्शन क्लेम करने को मिलेगा। लिमिट या कंडीशन ये है कि अगर पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 या उसके बाद ली गई है, ठीक है, 1 अप्रैल 2012 या उसके बाद ली गई है, तो उस सिचुएशन में उसको डिडक्शन कितना मिलेगा, अप टू 10% ऑफ द सम अश्योर्ड, ठीक है, ये ध्यान रखना है, नया है आपके लिए। 10% ऑफ द सम अश्योर्ड, सम अश्योर्ड का मतलब आपकी पॉलिसी की वैल्यू, जैसे होता है किसी की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है कि अगर उस पर्सन की डेथ हो जाए तो उसकी फैमिली वालों को 50 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। अब 50 लाख रुपए मिलेंगे मतलब अभी उसको पॉलिसी के प्रीमियम में 50 लाख नहीं भरने, 50 लाख रुपए का सम अश्योर्ड है कि उतना अमाउंट LIC उसको पे करेगी, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, और उसके सामने उसका कुछ हिस्सा उसको हर साल प्रीमियम के तौर पे उस कंपनी को देना होगा। तो दैट इज द सिचुएशन। तो मैक्सिमम कितना प्रीमियम आपसे चार्ज किया जा सकता है वो कंपनी डिसाइड करे, बट डिडक्शन कितना मिलेगा यहाँ पे इनकम टैक्स में, वो लिमिट यहाँ पे दे रखी है 10% ऑफ द सम अश्योर्ड। तो जो सम अश्योर्ड है एक्चुअल में 50 लाख, उसके सामने प्रीमियम एक साल का ज्यादा से ज्यादा आपसे 5 लाख रुपए लिया जा सकता है एट द रेट ऑफ 10%। अगर इंश्योरेंस कंपनी उससे ज्यादा चार्ज कर रही है तो आपको डिडक्शन अप टू 10% ही मिलेगा, ये आप याद रखना, ठीक है। तो ये फर्स्ट लिमिट हो गई। अगर पॉलिसी 31 मार्च 2012 या उससे पहले ली गई है, इससे जस्ट पहले वाली डेट, तो तब लिमिट जो थी वो 20% थी, मतलब अप टू 2012 ये लिमिट थी 20%, और फिर उसको घटा के कर दिया 10%, तो अब 10% तक ही डिडक्शन मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट है इसमें, फर्दर करके बोला है, इफ द पॉलिसी इज टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2013, ऊपर 12 था, ये 13 है, पूरे एक साल का गैप है, कंफ्यूज मत होना। एंड द पॉलिसी इज ऑन द लाइफ ऑफ अ पर्सन विथ डिसेबिलिटी और सीवियर डिसेबिलिटी एज मेंशन्ड इन सेक्शन 80U, ये हम आगे इस चैप्टर में देखेंगे। 80U में लिस्ट है कि डिसेबिलिटीज क्या होती है, तो कुछ 6-7 डिसेबिलिटीज की बात वहां पे कर रखी है। और अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिजीज और एलिमेंट मेंशन्ड इन सेक्शन 80DB, देन 15% ऑफ एक्चुअल सम अश्योर्ड विल बी अलाउड एज डिडक्शन। तो अगर ऐसा कोई पर्सन है जिसको 80DB या 80U में कुछ बीमारी है और वो उसका बेनिफिट लेना चाहता है, तो वहां पे अगर वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहा है तो उसके सम अश्योर्ड का 10% नहीं 15% मैक्सिमम डिडक्शन 80C में अलाउ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। सम अश्योर्ड क्या होता है मैं आपको बता ही रहा था, वही यहाँ पे बोला हुआ है, सेम चीज रिपीट किए। बी पॉइंट पे चलते हैं। अमाउंट्स पेड टू इफेक्ट और टू कीप इन फोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ नॉन क्यूमुलेटिव डिफर्ड एन्यूटी not being an annuity plan as referred to in clause J below on the life of an individual, spouse, child, और अगर HUF है तो यहाँ पे बोला है, यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए बोला हुआ है, तो HUF के लिए ये पॉइंट नहीं है। मतलब नॉन क्यूमुलेटिव डिफर्ड एन्यूटी, एन्यूटी प्लान होते हैं, एन्यूटी प्लान का मतलब है कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा स्कीम में भरते जाओ, आपको एक ड्यूरेशन के बाद लमसम पैसा विद इंटरेस्ट विद रिटर्न मिलेगा। तो ऐसा अगर कोई एन्यूटी प्लान आपने लिया है इंडिविजुअल ने खुद अपने लिए, स्पाउस के लिए या चाइल्ड के लिए, वो इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे क्लेम हो सकता है। कुछ कंडीशन है, सच कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट कंटेन अ प्रोविजन फॉर एक्सरसाइज ऑफ एन ऑप्शन बाय द इंश्योर्ड टू रिसीव कैश पेमेंट इन ल्यू ऑफ द पेमेंट ऑफ एन्यूटी। तो ये कंडीशन है, यहाँ पे बोला है कि जो पर्सन है सच कॉन्ट्रैक्ट, ये जो आपने अग्रीमेंट किया इन्वेस्टमेंट का, इट शुड नॉट कंटेन अ प्रोविजन फॉर एक्सरसाइज ऑफ एन ऑप्शन by the insured to receive the cash payment in lieu of the payment of annuity। मतलब जो पैसा आपको मिलेगा, अभी आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो आपको एन्यूटी के फॉर्म में ही इन्वेस्ट करना है, और आगे जब आपको मिलेगा रिटायरमेंट के बाद तभी भी पैसा एन्यूटी के फॉर्म में, मतलब थोड़ा थोड़ा करके, जैसे पेंशन आती है ना वैसे ही मिलेगा, एक साथ लमसम नहीं देंगे। तो ऐसा रिस्ट्रिक्शन रखा है, तो फिर हमें उसको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। एज इट इज पॉइंट आएगा, आपको याद आना चाहिए कि इसका डिडक्शन मिलता है। तीसरे पॉइंट में सैलरी की बात हो रही है। डिडक्शन फ्रॉम द सैलरी पेएबल बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट टू एनी इंडिविजुअल in accordance with the conditions of his service for securing to him
a deferred annuity or making provision for his wife or children to the extent of 1/5 of salary। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ये पॉइंट है, उनको जो भी पैसा गवर्नमेंट देती है, सैलरी देती है, उसकी बात हो रही है, उसमें से अगर कुछ हिस्सा डिफर्ड एन्यूटी प्लान के लिए साइड पे रखा जा रहा है जो उसके फैमिली मेंबर्स को काम आए, तो वो पैसों का डिडक्शन वो क्लेम कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट कितनी, अप टू 1/5 ऑफ सैलरी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में कंट्रीब्यूशन मेड बाय इंडिविजुअल टू आरपीएफ। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ 2-3 पॉइंट से एचयूएफ की बात नहीं हो रही है, तो ये पॉइंट्स सिर्फ इंडिविजुअल्स को ही अलाउड है। ठीक है। इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, ये सब हमने पढ़ा है आगे, सुपर एन्युएशन फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, 10 साल का अकाउंट, 15 साल का अकाउंट, या फिर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक रूल्स के हिसाब से पोस्ट ऑफिस स्कीम में इन्वेस्ट करना। तो ये सब में आपको इन्वेस्टमेंट करने पे डिडक्शन एवरी ईयर इस सेक्शन में मिलेगा। दूसरे पॉइंट में बोल रहे हैं गवर्नमेंट की नोटिफाइड स्कीम्स जैसे सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम, ये नाम याद रखना है, ये गर्ल चाइल्ड के बॉर्न होने पे आप ये स्कीम स्टार्ट करवा सकते हैं। पहले भी ये होता आया है कि गर्ल चाइल्ड के बॉर्न होने पे पेरेंट्स थोड़ा थोड़ा अमाउंट उसकी हायर एजुकेशन या मैरिज के खर्चे के लिए साइड पे रखना पहले ही शुरू कर देते थे, क्योंकि पहले के टाइम में और अभी भी कभी ना कभी होता आया है कि जो गर्ल चाइल्ड है उसकी फैमिली के ऊपर मैरिज का एक्सपेंस कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, डावरी वाला सिस्टम था एंड ऑल था। लेकिन अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, अब लोग जनरली या तो एक्सपेंसेस डिवाइड कर लेते हैं और डावरी वाला सिस्टम जो है एटलीस्ट मॉडर्न फैमिलीज में कट डाउन होता जा रहा है, तो उस वजह से अब ये चीज़ कम है। लेकिन स्टिल गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन यहाँ पे किया है, ये 2014 के बाद नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के आने पे उन्होंने शुरू किया कि जब लोग ये इन्वेस्टमेंट करते ही हैं, आप भले स्कीम दो या ना दो, तो क्यों ना लोगों को इसके लिए और मोटिवेट किया जाए। डाउरी के लिए मोटिवेट नहीं कर रहे, हायर एजुकेशन और मैरिज का खर्चा तो होता है ना कुछ तो एक्सपेंस होगा, और लोग लाखों में खर्च करते हैं, करोड़ों में खर्च करते हैं, तो क्यों ना उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट स्कीम स्टार्ट की जाए। इससे गवर्नमेंट के पास भी एक रेगुलर पैसा आएगा, अच्छा रिटर्न भी देंगे हम, और टैक्स सेविंग भी होगा, और गवर्नमेंट के खुद के पास पैसा है तो जिसने दिया उसको भी टेंशन नहीं। तो वो प्रोविजंस यहाँ पे रखे हैं उन्होंने कि आप सुकन्या समृद्धि स्कीम अकाउंट में पैसा गर्ल चाइल्ड के बॉर्न होने पे और उसके एक सर्टन एज के होने तक ये अकाउंट कभी भी ओपन करवा सकते हैं। फिर गर्ल चाइल्ड जब तक 18 ईयर्स की हो जाए तब तक आपको इसमें पैसा एवरी मंथ एवरी ईयर कंट्रीब्यूट करते जाना है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली, जैसे आपको ठीक लगे। और फिर 18 ईयर्स तक आपको ये पैसे भरने हैं, और उसके बाद आप वो पैसे हायर एजुकेशन या मैरिज पर्पस के लिए विड्रॉ कर सकते हैं और वो पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट मिलता है इसमें। तो इसमें जो कंट्रीब्यूशन करेंगे एवरी ईयर उसका डिडक्शन पेरेंट्स को मिलेगा। अगले पॉइंट में नेशनल सेविंग स्कीम सर्टिफिकेट्स की बात की। ये पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स होती हैं, आप 5,000 10,000 के मल्टीपल्स में इसके सर्टिफिकेट मिलते हैं, तो आप सर्टिफिकेट ले लो, इन्वेस्ट करके रख दो, आपका पैसा अराउंड 8% पर एनम पे कंपाउंड होता जाता है, और जितना भी आप इसमें हर साल इन्वेस्ट करो वह इस सेक्शन में डिडक्शन मिल सकता है। और हर साल जो इंटरेस्ट एड ऑन होता जाता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, वो भी यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो एज डिडक्शन। ठीक है, ये बेनिफिट यहाँ पे रहेगा। इसके बाद अगला पॉइंट है, अब उसमें आया इंडिविजुअल और एचयूएफ बोथ यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान डीम्ड टू हैव बीन मेड अंडर सेक्शन 19 ऑफ यूटीआई एक्ट 1963। इसके लिए भी एलआईसी के म्यूचुअल फंड है और कुछ नहीं है, और इसमें कुछ इंश्योरेंस भी आपको मिलता है। तो ये इक्विटी मार्केट से लिंक्ड भी होता है और इंश्योरेंस फैसिलिटी भी है, तो ये कंबाइंड स्कीम होती है और कुछ नहीं है। तो एलआईसी का जो म्यूचुअल फंड प्लान है जिसका नाम है धन रक्षा 1989 प्लान, उसको यहाँ पे नोटिफाई किया गया है कि अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ इस तरीके के म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करेगा उसको डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन मेड इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल और एचयूएफ फॉर पार्टिसिपेशन इन एनी नोटिफाइड यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान फॉर एलआईसी म्यूचुअल फंड, किसी भी प्लान में, एनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू इफेक्ट और कीप इन फोर्स एनी नोटिफाइड एन्युटी प्लान ऑफ LIC or any other insurer, any subscription to any units of any mutual fund, UTI under any plan formulated by central government। आप देखते और सुनते होंगे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, वो यही है और कुछ नहीं है। पेंशन फंड भी आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो भी कवर किया यहाँ पे। सब्सक्रिप्शन टू द नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम ऑफ और कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी सच पेंशन फंड, अलग अलग पेंशन फंड होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशन फंड होता है। यहाँ पे एक और पेंशन फंड है विच इज सेटअप बाय नेशनल हाउसिंग बैंक, NHB बोलते हैं,
इसका अपना एक्ट है 1987 का। तो इसके लिए जो होम लोन अकाउंट स्कीम्स सेटअप की गई हैं, वो होम लोन अकाउंट स्कीम में जो भी आप कंट्रीब्यूट करेंगे उसका भी आपको डिडक्शन मिलेगा। इस पर मैं आगे भी बात करूंगा, नेक्स्ट पॉइंट में वापस आने वाला है। फिर ट्यूशन फीस की बात की है। ट्यूशन फीस का मतलब आप जो मुझे पे कर रहे हैं ना, वो नहीं है, इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। ट्यूशन फीस का मतलब ये है कि आप जो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो रिकग्नाइज्ड है, नॉट प्राइवेट कोचिंग लाइक माइन, ठीक है, तो वहाँ पे आप जब कंट्रीब्यूट करते हैं, फीस पे करते हैं, ठीक है, आप देखना आपकी कॉलेज की जो फीस रिसीट होती है उसमें ट्यूशन फीस, लाइब्रेरी फीस, जैसे स्कूल में होता है ना लैब फीस, कंप्यूटर फीस, ऐसे सब लिखा होता है, ठीक है, स्पोर्ट्स फीस, तो उसमें जो ट्यूशन फीस होती है, एकेडमिक फीस भी बोलते हैं उसको, तो वो अमाउंट जो है दैट इज अ प्रपोर्शन जिसमें से टीचर्स की और स्टाफ की सैलरी पे होती है, और एडमिन फीस, लैब मतलब लैब फीस, तो वो सब चीज़ों में से स्पोर्ट्स फीस, तो वो सारा कोटा होता है। तो जो ट्यूशन फीस या एडमिन मीन्स जो एडमिशन फीस या एकेडमिक फीस के नाम से आपसे पैसे लिए जाते हैं कि हर साल जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसके लिए हम जो पैसा चार्ज कर रहे हैं उसका डिडक्शन आपके पेरेंट्स यहाँ पे ले सकते हैं क्योंकि उन्होंने आपकी फीस पे की है, ठीक है। तो ये पॉइंट है यहाँ पे। अब इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं। एजुकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इट शुड बी फुल टाइम एजुकेशन, पार्ट टाइम कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स नहीं चलेगा, इंडिया से रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए, तो आउटसाइड इंडिया हो तो भी नहीं चलेगा, अप टू 2 चिल्ड्रन ओनली, ठीक है, तो उससे ज़्यादा चिल्ड्रन है तो उनका डिडक्शन गवर्नमेंट नहीं देगी क्योंकि वो तो पहले से मना कर रही है ना कि 2 ही बच्चे अच्छे हैं, ठीक है, तो उससे ज़्यादा है तो फिर आप उनका डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाओगे, तो लिमिट है यहाँ पे, ये भी ध्यान रखना। MCQ में बहुत सारे पॉइंट्स बन जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हाउस प्रॉपर्टी वाला। हाउस प्रॉपर्टी वाले केस में आपने इनकम फ्रॉम HP ऑलरेडी पढ़ा है तो ये समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इनकम फ्रॉम HP वाले पॉइंट में कुछ ऐसा है कि अल्टीमेटली आप जब हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी के इनकम की बात करते हैं तो वहाँ पे हम देख रहे थे कि 24B वाले सेक्शन में जितना भी इंटरेस्ट आप पे करते हैं ऑन बोरोड कैपिटल उसका डिडक्शन आप ले लेते हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल आप पे करते हैं उसका तो कोई डिडक्शन नहीं मिलता है ना वहाँ पे, वो प्रिंसिपल का डिडक्शन यहाँ पे ले सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो 80C में वैसे भी कितना क्लेम कर पाएंगे, अप टू 1.5 लाख, बाकी इन्वेस्टमेंट्स में 1.5 लाख फुल हो गया तो हो सकता है आपको ये क्लेम करने को मिले ही ना, लेकिन और इन्वेस्टमेंट्स अगर आपके नहीं है और एक होम लोन है तो आप उसका पूरा बेनिफिट यहाँ ले सकते हैं। इंटरेस्ट का डिडक्शन 24B में ले लो और प्रिंसिपल का डिडक्शन जो है वो 80C में यहाँ पे ले लो अप टू दिस एक्सटेंट ऑफ ₹1,50,000 ओनली। तो ऐसे दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। दूसरा बोला है सब्सक्रिप्शन टू इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स और यूनिट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एनी एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल। अब ये जो इस पॉइंट को लेके जा रहे हैं ना, दिस इज एज पर सेक्शन 80IA और उसमें बात होती है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज की और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की। तो इस टाइप की एंटिटीज के अगर आप इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हो तो भी आपको 80C में डिडक्शन मिल सकता है क्योंकि उन बिजनेसेस को फंड्स की जरूरत होती है इसीलिए। नेक्स्ट पॉइंट में बोला है FD, 5 साल की FD करा दो शेड्यूल्ड बैंक में, उसको बोलते हैं टैक्स सेवर FD। आपके मोबाइल ऐप में देखना आपको वो ऑप्शन मिलेगा FD ओपन करवाने के लिए। एज सब्सक्रिप्शन टू सच बॉन्ड्स issued by the National Bank for Agriculture and Rural Development as the central government may by notification in the official gazette specify in this behalf। यहाँ पे भी है, अगर आप बॉन्ड्स खरीदते हो, किसके, नाबार्ड बोलते हैं शॉर्ट में, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, NABARD शॉर्ट में बोला जाता है, तो इसके अगर आप बॉन्ड्स सब्सक्राइब करते हो, उसमें इन्वेस्ट करते हो तो वो भी डिडक्शन मिलता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, नाबार्ड के बॉन्ड्स, किसान विकास पत्र, ये सब बहुत सारी ऐसी स्कीम्स होती हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, इसमें भी बेनिफिट है। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट रूल्स, इसमें भी अगर आप 5 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे बैंक में FD होती है ना, सेम पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग अकाउंट ओपन होता है, उसमें आप FD करा लो तो वहां पे भी ये डिडक्शन मिलेगा। तो ये सारी लिस्ट जो मैंने आपको बताई, काफी सारे हैं इसके अंदर, अराउंड 19 पॉइंट्स हैं, तो ये सब 19 पॉइंट्स का टोटल 1.5 लाख होता है, ठीक है, वो खास ध्यान रखना। फिर 80CCC आया, इट इज फॉर डिडक्शन फॉर कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड। अब पेंशन फंड की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब पेंशन फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये पेंशन फंड में इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, इंडिविजुअल, ये क्लियर कर दिया। LIC का एन्युटी प्लान हो सकता है, या फिर IRDAI जो हमारी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है इंडिया की, उनके थ्रू कोई अप्रूव्ड इंश्योरर हो सकता है,
उनका कोई पेंशन प्लान हो तो वो यहाँ पे काउंट होगा। नो डिडक्शन फॉर दिस कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी अलाउड इन 80C, क्योंकि अलग सेक्शन है। पेंशन रिसीव्ड बाय द असेसी और इज नॉमिनी इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीव। यहाँ पे जब पेंशन मिलेगी फ्यूचर में रिटायरमेंट के बाद आपको या आपके रिलेटिव को, तो वो टैक्सेबल होगी अदर सोर्सेज में। इफ द असेसी और इज नॉमिनी सरेंडर्स द एन्युटी बिफोर इट्स मेच्योरिटी, द सरेंडर वैल्यू इंक्लूडिंग बोनस इंटरेस्ट इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। आप जितने साल बोला था उतने साल आप एन्युटी नहीं भर पाए, इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे कर पाए, तो जितना आपने भरा है उसके बेसिस पे एक बार आप मेच्योरिटी पे पूरा अमाउंट वापस लेके पॉलिसी बंद करवा सकते हैं। तब जो अमाउंट मिलेगा ना, उसमें जितना रिटर्न आपको मिला होगा वो साल में टैक्सेबल हो जाएगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं, 80CCD, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ऊपर थी LIC IRDAI वाली इंश्योरर कंपनीज, अब यहाँ पे कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट। 80CCD है, इसमें बोला है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम में जो कंट्रीब्यूशन करते हैं उसका डिडक्शन आप ले सकते हैं। इसमें एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करते हैं, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करते हैं, दोनों ऑप्शंस पॉसिबल है, वो ध्यान रखना। इट प्रोवाइड्स डिडक्शन विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज contribution pension scheme which is applicable to new employees of the central government employed on or after 1/1/2004 or being an individual employed by any other employer। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं वो भी यहाँ पे कवर होंगे 2004 जनवरी से, और बाकी के जो अदर एम्प्लॉयर्स के वहाँ एम्प्लॉयड है वो भी कवर होंगे। इट इज मैंडेटरी फॉर सच एम्प्लॉय टू कॉन्ट्रीब्यूट 10% ऑफ इज सैलरी एवरी मंथ टुवर्ड्स द पेंशन स्कीम। 10% आपकी सैलरी में से कटेगा। अ 14% कॉन्ट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड बाई एम्प्लॉयर ऑल्सो। ये 1 अप्रैल 2019 से बढ़ा दिया एम्प्लॉयर के लिए, अब रेट क्या हो गया 14%, तो ये एक अमेंडमेंट वाला पार्ट है। एज पर सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 1, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द नोटिफाइड पेंशन स्कीम इज डिडक्टेबल अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ द सैलरी। ये बोल दिया। 1B वाले में उन्होंने बोला, अच्छा पहले 1 के साथ मैं 2 बता देता हूँ। 1 में हमने देखा वही 10% वाला पॉइंट, सबसेक्शन 2 में वही देख रहे हैं 14% वाला पॉइंट, जो अब अमेंड होकर रेट बढ़ गया है। सैलरी वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूँ बार बार, 10% ऑफ सैलरी, 14% ऑफ सैलरी, तो बोल रहे हैं सैलरी के कैलकुलेशन में आएगा बेसिक प्लस DA प्लस कमीशन एट अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, ये सब कुछ इंक्लूड होगा। और बीच में जो सबसेक्शन 1B बोला है वो मैं आपको खास क्लैरिफाई करवा दूं कि वो है क्या। इसमें ऐसा है 80C, 80CCC और 80CCD, अगर आप ये 3 सेक्शन देखें साथ में, इन 3 के ऊपर भी एक लिमिट एप्लीकेबल है। जैसे हमने देखा कि 80C में लिमिट है 1.5 लाख, 80CCC में भी लिमिट है 1.5 लाख, 80CCD में भी लिमिट है 1.5 लाख। अब ये सारी लिमिट्स के ऊपर एक और लिमिट आ जाती है 80CCE जो नीचे लिखा है। ये बहुत खतरनाक सेक्शन हो जाता है, क्योंकि तीनों सेक्शन में पहले आपको लगा 80C में तो चलो 1.5 लाख अवेलेबल है, 80CCC में भी 1.5 लाख अवेलेबल है, 80CCD में भी 1.5 लाख अवेलेबल है, तो अपना तो 4.5 लाख रुपए की इनकम तो वैसे ही माइनस, उस पर तो टैक्स लगेगा नहीं। क्लियर। तो 80CCE आके बोलता है कि रुक जाओ, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, ये तीनों सेक्शंस के ऊपर मैं एक लिमिट और लगा रहा हूं कि तीनों का टोटल 1.5 लाख। अब इतना पढ़ने के बाद जब ऐसा सेक्शन आता है ना 2 लाइन का और पूरी बैंड बजा के चला जाता है, तो हमें ये लगता है कि इतनी मेहनत क्यों करा रहे हो, इससे अच्छा तो फ्लैट 1.5 लाख का डिडक्शन सबको ही दे दो। कोई ना कोई कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा तो इन्वेस्ट करता ही होगा ना, इतने ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन तो यूज करता होगा, तो 1.5 लाख का डिडक्शन दो और खत्म करो, इतना कैलकुलेशन क्यों कराते हो हमसे। बट उन्होंने ऐसा किया है, ठीक है, तो बड़े निर्दयी लोग हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हम। अब ये जो 80CCE वाला जो 1.5 लाख है, जो तीनों सेक्शंस के ऊपर आके बैठ गया है, ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ 80CCD सबसेक्शन 1B। अब सबसेक्शन 1B क्या बोलता है, अब ये समझो। सबसेक्शन 1B बोलता है 80CCE को कि तू इनके सिर पे बैठा होगा अपने घर में, मैं तेरी बात सुनने वाला नहीं, तू 80C को कंट्रोल कर, 80CCC को कंट्रोल कर, 80CCD में सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 को भी कंट्रोल कर, मैं तेरी बात नहीं सुनने वाला। ये थोड़ा ज्यादा ही डीट है। और फिर 80CCE भी बोला कि भाई तेरे से पंगे तो मैं भी नहीं ले सकता, तू तेरा अलग डिडक्शन क्लेम कर ले जा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये निकला कि 80CCE बाकी सब पे टोटल 1.5 लाख की लिमिट लगा देता है, बट 80CCD 1B जो है ना, वो और 50,000 क्लेम कर लेता है। मतलब बार्गेनिंग पावर किसी का बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पे 80CCD 1B का बार्गेनिंग पावर इतना ज्यादा निकला कि 80CCE ने बाकी सबको कंट्रोल कर लिया और 1.5 लाख में समेट लिया, बट इसको नहीं रोक पाया, तो प्लस 50,000 और हो गया। तो इन शॉर्ट पता है क्या होगा,
आपको ये करना चाहिए कि जब आप ये सारे सेक्शंस के हिसाब से अपना रिटर्न बनाओ तो 80 CCE, 80 ट्रिपल सी, 80 CCD सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 इनका पहले पूरा समअप कर लो, उसमें 1.5 लाख पूरा यूटिलाइज कर लो। अगर आपने 80 CCD में ये गवर्नमेंट वाली पेंशन स्कीम में और पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया है, जो टोटल 1.5 लाख से भी ऊपर जा रहा है, मतलब कैसे हो गया, 80C में आपके जितने डिडक्शन हो सकते हैं पहले ले लो, उसके बाद ट्रिपल सी में भी अगर कोई डिडक्शन है तो वो भी पहले ले लो, उसमें आपका 1.5 लाख रुपए पूरा यूटिलाइज करने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि लास्ट में CCE परेशान करेगा। अगर आपने 80 CCD में सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम में कुछ भी इन्वेस्ट किया है, उसका डिडक्शन आप लास्ट के लिए बाकी रखो क्लेम करने के लिए, पहले से क्लेम मत कर लो। क्लियर है? क्यों ऐसा? क्योंकि CCD में एक सबसेक्शन 1B है जो आपको एक्स्ट्रा 50,000 रुपए का डिडक्शन दिलवा सकता है अगर आपने उतना इन्वेस्टमेंट किया है तो। ठीक है, पर 80C में, 80 ट्रिपल सी में ये ताकत नहीं है कि वो 80 CCE के सामने फाइट कर सके। आया है समझ में? तो 80C पहले क्लेम करो, 80 ट्रिपल सी पहले क्लेम करो, 80 CCD लास्ट के लिए बचा के रखो। अगर उसमें 1.5 लाख पूरा हो जाता है तो आपको यहाँ पे एटलीस्ट और 50,000 का फायदा मिल जाएगा। अगर आप 1.5 लाख की पहली लिमिट में 80 CCD यूज कर लेते हो तो वहां 1.5 लाख फुल होते ही बाकी की चीजें अनक्लेम्ड रह जाएंगी और आप टोटल मैक्सिमम डिडक्शन कितना ले पाओगे? सिर्फ 150। बट यही आप उल्टे ऑर्डर में चलते हो, पहले 80C, फिर 80 ट्रिपल सी और लास्ट में लेके आते हो 80 CCD, तो 1,50,000 प्लस 50,000 होके मैक्सिमम डिडक्शन कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपीज। ये बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से नोट कर लेना MCQ में, नहीं तो आपको ये परेशान करेगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ रहे हैं। तो 80 CCE तक का जो पूरा ब्लॉक था वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद और भी है, 80C वाली सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं, आखिरी सेक्शन है इसका, दैट इज 80 CCG। अब 80 CCG जो है, इट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड अंडर एन इक्विटी सेविंग स्कीम। अब ये इक्विटी सेविंग स्कीम निकाली गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट चाहती है कि आप पैसा या तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाओ ताकि पैसा उन्हीं की जेब में जाए, या बैंक में इन्वेस्ट करो ताकि घुमा फिरा के फिर पैसा RBI के पास जाए, या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में लगाओ ताकि कंपनीज और बिजनेस, कॉर्पोरेट सेक्टर ग्रो करेगा ना तो सब ग्रो करेंगे, इन्वेस्टर्स का डिविडेंड अच्छा मिलेगा, प्रॉफिट होंगे, काम बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट होगा, तो हर किसी के लिए फेवरेबल है। तो आपका पैसा ना मेरे हिसाब से घुमा फिरा के या तो सरकार के पास जाता है या RBI के पास, वो भी सरकार की है, या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में, और इसके अलावा कोई सोर्स ही नहीं है। ठीक है, तो जहां पे भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो बोल रहे हैं कि ये स्कीम अभी AY 18-19 से अलाउड नहीं। अब इन्वेस्टमेंट करोगे ना तो 80 CCG खत्म हो चुका है, लेकिन जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया था उनको अभी तक शायद इसका डिडक्शन मिल रहा हो, ये पॉसिबल है, इसलिए हम इसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। An assessee who has claimed deduction under this section in AY 17-18 or earlier shall be allowed deduction under this section till AY 19-20। अब इसका मतलब ये है कि हमारे एग्जाम पे सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, AY 2021 हो चुका है, मॉड्यूल में था, सेफर साइड में आपको पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम में चांसेस कम है कि आ सके। इसमें ऐसा था कि आप अगर मिडिल क्लास एसएससी हैं जिसका टोटल इनकम 12 लाख रुपए से ऊपर नहीं है पूरे साल का, ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम, नॉट टोटल इनकम, डिडक्शन से पहले आपकी जीटीआई अगर 12 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है पूरे साल में, और आप न्यू रिटेल इन्वेस्टर हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं, और अगर आप नोटिफाइड इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इस स्कीम में बेनिफिट मिलता है कि आप 3 साल तक उसका डिडक्शन ले सकते हैं। बट लास्ट और ऑफर जो था इस सेक्शन में वो AY 17-18 में था, उसके बाद बंद हो गया, तो 3 साल वहां से गिने भी तो AY 17-18, 18-19 एंड 19-20 आप तब तक ही डिडक्शन ले सकते हैं। 2021 से इसका डिडक्शन मिलना बंद। ठीक है, तो वैसे तो इस एग्जाम में ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, बट इतनी स्कीम थी तो छोटी सी मैंने आपको बता दी। सेफर साइड, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं मान के चलोगे तो चलेगा, या फिर भी अगर बुक्स में भी कहीं ऑथर्स ने MCQ रखे हैं तो एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए कि स्कीम है क्या, इसलिए मैंने आपको बताया और कुछ नहीं। अब यहाँ तक पढ़ने के बाद हमारा एक पूरा जो ब्लॉक है वो कंप्लीट हो गया, दैट इज 80C, जो उसकी पूरी सीरीज थी वो हमने कंप्लीट कर ली। ऐसे ही आगे फिर 80D वाली सीरीज है, वो भी हम देखेंगे, लेकिन वो मैं अभी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरा एक लेक्चर चाहिए होगा इसी तरीके से 80D समझाने के लिए। उसमें भी 3 सेक्शंस का पूरा ब्लॉक है, तो वो भी हम अगले पार्ट में उसको पूरा एक साथ कवर अप करेंगे, क्योंकि वो पूरा मेडिकल इलनेस, मेडिकल एक्सपेंडिचर, मेडिकल ट्रीटमेंट उसके बारे में बात करेगा। तो 3-4 सेक्शंस एक साथ वहां पे चलने वाले। ठीक है, तब तक आप ये पढ़ लो अच्छे से,
कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।